नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो देखो, आज जो आपके प्रश्न होने वाले हैं काफी शानदार प्रश्न होंगे और एक एक प्रश्न को हम जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ने वाले हम हैं भी नहीं। तो चलिए, तो देखो, अगर आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए ना तो ये उसका क्यूआर कोड है। आप इसके माध्यम से उस क्लास की पीडीएफ आप उस क्लास की डाउनलोड कर सकते हो इसके माध्यम से। अच्छा जी, ये तो हो गई जानकारी वाली बात। अब चलते हैं अपने असली सवालों के पास कि सवाल आपके किस किस प्रकार के हैं। देखो, सवाल की अगर मैं बात करूं, पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? निम्न में से कौन सा आपका तद्भव नहीं है? आपको बताना होगा कौन सा आपका तद्भव नहीं है। फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी जानदार क्वेश्चन है। खाट, खेत, खासी, क्षत्रिय, कौन सा आपका तद्भव नहीं है? मतलब हमसे कहने का तात्पर्य है, हमसे सीधा सीधा पूछा है, हमसे सीधा सीधा पूछा है कि कौन सा आपका तत्सम है, कौन सा आपका तत्सम है, कौन सा आपका तत्सम। अरे क्या हो गया भाई, बिल्कुल भी पेन नहीं चल रहा है। अरे हे नो जी। तो चलिए भाई, ऐसी छोटी मोटी लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं। जी हाँ, लगता है वह बिल्कुल सही हो चुकी है। जी हाँ, लगता है ये प्रॉब्लम छोटी मोटी आती रहती हैं, बिल्कुल सही हो गई है। जी हाँ, देखिए, कौन सा आपका तत्सम है, हमसे ये पूछा गया है। फटाफट से बताएंगे कौन सा है। मैंने आपको दिए हैं 5 सेकंड का समय। फटाफट से बताइए 5 सेकंड के अंतर्गत कौन सा आपका सही होगा। जी हाँ भाई, तो देखो, तद्भव की बात करिए। मैंने आपसे एक चीज कही है, कहीं पर अगर आपको चंद बिंदु वाले शब्द दिखें, वे हमेशा होंगे आपके तद्भव। क्या होंगे? तद्भव होंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि ये जो ध्वनि है ना, ये जो ध्वनि है आपकी, ये जो ध्वनि है, ये हिंदी की ध्वनि है। किसकी ध्वनि है? ये हिंदी की। ये चंद बिंदु वाले जो ध्वनि है वह संस्कृत में नहीं पाई जाती है। किस में नहीं मिलती है? संस्कृत में। तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, ये तो हो गया आपका तद्भव, क्योंकि यहां पर चंद बिंदु है, ये तो हमको पता चल गया। खेत भी, खेत का तत्सम की अगर मैं बात करूं, क्या होता है? क्षेत्र होता है। क्या होता है? क्षेत्र होता है। खाट, खाट भी है आपका तद्भव शब्द, लेकिन क्षत्रिय, क्षत्रिय होता है आपका तत्सम शब्द। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। तो जी हाँ भाई, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। देखो, अब अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं आपके कि इनको पहचाने कैसे, कि सर तत्सम शब्द की क्या कोई शॉर्ट ट्रिक होती है? छापो, छापो भाई, छापो फटाफट से। देखो, अगर मैं बात करूं तत्सम, अगर मैंने बात करी आपसे तत्सम शब्द की ट्रिक की, तो देखो, कहीं पर भी आपको संयुक्त व्यंजन वाले शब्द मिले, जैसे जैसे क्षत्रिय मिले, या फिर आपसो त्रय, या फिर गे मिले, या फिर और क्या है भाई, और अगर मैं बात करूं आपके इसकी, तो ये जो होते हैं ये आपके संस्कृत की दुनिया है। जिन शब्दों में इनका प्रयोग होता है, जिन शब्दों में इनका प्रयोग होता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर आपके तत्सम होने की संभावना अधिक उच्च रहती है, वहां होते हैं आपके तत्सम। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर हो गया डी। अच्छा, आगे चलो भाई, क्या है? अच्छा देखो, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, आप बताएंगे इसका आंसर क्या निकल सकता है और क्या इसका आंसर होने की संभावना है। देखो, पहले तो पंक्ति पढ़ो, आपसे रस पूछा है, आपसे रस पूछा है। अच्छा देखो, ये भी बात आप जान लो, अगर आपसे कुल रस पूछे, कुल रस की संख्या, अगर आपसे मूल रस पूछे, मूल रस की संख्या कितनी होती है, या फिर आपसे पूछता है वह भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे ये पूछता है, तब आपका आंसर एक ही होना चाहिए कि सर कुल रस, या फिर वर्तमान में रस की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर होगा 11। मूल रस होते हैं आपके 9, और आपके भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। छापेंगे, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक और चीज, अगर आपसे वह पूछता है, क्या अगर आपसे वह पूछता है संचारी भाव, क्या है भाई? संचारी भाव। अच्छा, एक चीज मुझको कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्या ये जो पेन का कलर है आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, या फिर मैं इसको चेंज कर लूं, या फिर मैं इसको कर लेता हूं रेड? हाँ भाई, रेड शायद आपका और अच्छे से दिखेगा। देखो, संचारी भाव मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है किसी भी इंसान के मन में कितने प्रकार के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, क्रोध, हास्य, लोभ, भय। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो वह जो है आपके, वह हैं 9 प्रकार के।
9 प्रकार के किसी भी इंसान के मन में भाव उत्पन्न हो सकते हैं, आपको जानकारी होगी, आपको पता भी होगा। और क्या है भाई, देखते हैं अब आपके भरत मुनि के अनुसार। जी हाँ भाई 8 होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था आपका रस के प्रकार, क्या है भाई, रस के प्रकार करके था कि रस के प्रकार कितने होते हैं, और विकल्प नंबर ए बी सी कुछ इस प्रकार थे। देखो, ए में था आपके 9, और बी में था आपके 10, सी में था 8, और इसमें था 11। अब बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके आयोग ने क्या माना था। जी हाँ भाई, तो देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर इसकी रस के प्रकार, देखो कहीं पर भी आपको 11 भी दे 9 भी दे, तब हमेशा इसका आंसर क्या होगा, हमेशा इसका आंसर होगा 9, हमेशा इसका आंसर होगा 9। आप कभी भी 11 नहीं इसको टिक करेंगे जब तक कि आपसे क्या ना पूछे, जब तक आपसे वर्तमान में कुल रस की संख्या कितनी है ये ना पूछे, तब तक 11 टिक नहीं करेंगे। आयोग के अनुसार 9 सही है। अच्छा, मूल रस की संख्या होती है 9। एक और क्वेश्चन बनता है मूल रस को घुमाकर कि नाटकों में कितने प्रकार के स्वर प्रयोग होते हैं, नाटकों में आपके कितने प्रकार के स्वर प्रयोग किए जाते हैं, तब इसका आंसर होगा सर 9 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछे, क्वेश्चन कहीं से पूछे, आपको उसका आंसर आना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य भी है। अच्छा देखो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अरे इस क्वेश्चन का तो आंसर हमने करा ही नहीं, इस क्वेश्चन का तो करा ही नहीं, हम आगे कैसे चल सकते हैं, जब तक एक एक क्वेश्चन को तोड़ेंगे नहीं तब तक कैसे चलेंगे। देखो सबसे पहले काव्य की पंक्ति को पढ़ो। जी हाँ देखो, रिपु आतन की कुंडली कर जोगनी चबात, पी बही में पानी भली जुबती जलेबी खात। तो देखो भाई यहां पर इस पंक्ति को पढ़ने से आपके मन में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। देखो मैं आपका अर्थ इसको बताने की कोशिश करता हूं, क्या है सॉरी माफी चाहूंगा। देखो रिपु आतन की कुंडली, रिपु आतन की कुंडली मतलब किसी कोई भी प्राणी है उसके आंत उसके शरीर से बाहर आ गई हैं, वह कुंडली के समान फैली हुई हैं जमीन पर। क्या है, आंत जो होती हैं आपकी वह किसी इंसान के शरीर से बाहर है और वह कुंडली के समान है। कर जोगनी चबात, कोई उनको चबा रहा है, कोई उसकी आंतों को चबा रहा है। ठीक है, पी वही में पानी भली, मैं पानी ही पीती ही अच्छी थी, भली जुबती जलेबी खात, मतलब मैं देखो इन जो आंतों की तुलना है वह जुबती जलेबी से करी गई है, जीती हुई जलेबी। क्या है भाई, जीती हुई जलेबी। मैं इनको खाने से अच्छा है कि मैं आपके पानी पीने से ही गुजर हो जाएगी मेरी, वही सही है। तो यहां पर इस काव्य की पंक्ति को पढ़ने से आपके मन में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है, घृणा की। किसकी भाई, घृणा की। तो इसी के कारण यहां पर आपका कौन सा रस होगा, भीभत्स रस। कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी में है भीभत्स। इसी को भीभत्स रस में आपके किसकी होती है, घृणा की। किसकी होती है भाई, घृणा की होती है भावना, आपके मन में उत्पन्न होती है, स्थायी भाव होता है इसका घृणा, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, घृणा कहे या फिर जुगुप्सा अगर दे तो वो भी सही है। और अगर मैं बात करूं क्रोध की रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, भयानक का होता है भय। क्या होता है, भय होता है भयानक का। आगे चलो भाई, देखो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। देख लो भाई, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके अर्जुन जी, तो अर्जुन जी हमारे साथ हैं, उनका भी हम क्लास में स्वागत करते हैं। अर्जुन जी भी हमारे साथ क्लास पढ़ रहे हैं। देखो भाई, देख लो साकेत नगरी है यही, एक पंक्ति है काव्य की, तो अर्जुन जी इसका आंसर देंगे। क्या है भाई, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। तो यहां से काव्य की पंक्ति है, इसमें आपको पूछा है अलंकार कि इसमें किस प्रकार का अलंकार है, क्या इसमें रूपक है, क्या इसमें अतिशयोक्ति है, क्या इसमें श्लेष है, या फिर इसमें उपमा अलंकार है, बताना होगा आपको इसका आंसर। देखो इसका मैं अगर आपको आंसर बताने की कोशिश करूं, आंसर से पहले जान लो अलंकार कि अलंकार भाई होता क्या है। अलंकार का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है,
आभूषण होता है। जैसे अगर कोई स्त्री है, आपकी स्त्री अगर आभूषण पहनती है, उसकी शोभा में वृद्धि होती है ना, बिल्कुल उसकी शोभा में वृद्धि होती है, वह सुंदर दिखाई देती है। ऐसा ही है कुछ आपका काव्य, ऐसा ही कुछ काव्य है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं काव्य में जिनके माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है, वहां पर उन्हीं को कहते हैं अलंकार। उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं अलंकार। तो अच्छा जी देख लो, यहां पर अगर मैं आपको इसका अर्थ बताने की कोशिश करूं, देख लो साकेत नगरी है यही, मतलब आपसे कहा गया है कोई साकेत नामक नगरी है, आपसे कहा है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। मतलब साकेत नगरी की ऊंचाई इतनी है कि वह स्वर्ग को छू रही है, ऐसा यहां पर इसका अर्थ निकलता है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह मुमकिन है? क्या यह मुमकिन है? किसी भी नगर की ऊंचाई इतनी हो सकती है क्या कि वह स्वर्ग से मिलने चली जाए? स्वर्ग तक की ऊंचाई किसी बिल्डिंग की हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जहां पर भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। वहां कौन सा होता है? अतिशयोक्ति। इसका एक फेमस उदाहरण है, क्या है कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब अभी तक हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं है और लंका सारी जल गई और सारे राक्षस आपके भाग गए। जहां पर भी ऐसी बढ़ा चढ़ाकर बातें होना, वहां होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन याद रहेगा। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं आपके रूपक अलंकार की, कि रूपक अलंकार कहां पर होता है भाई, तो देखो इससे पहले आपको दो चीजें जाननी होंगी। दो चीजें क्या है? देखो यहां पर मैंने पेन का कलर चेंज किया, जी हाँ भाई पेन का कलर चेंज हो गया है। उपमान, ये उपमान क्या है और आपका उपमेय क्या है, दो चीज आपको जाननी होंगी कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। देखो उपमान किसको कहते हैं? जिससे किसी वस्तु की तुलना हो। जैसे अभी हमारे साथ जुड़े हैं अर्जुन जी, अर्जुन जी हमारे साथ हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं अर्जुन जी। अच्छा अगर मैं तुलना करता हूं कि अर्जुन की, जो हमारे मित्र भी हैं, अर्जुन सर के मुख की तुलना में चंद्रमा से करता हूं कि अर्जुन सर का मुख जो है वह चंद्रमा के समान है, अर्जुन सर का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहां पर चंद्रमा जो होगा आपका, यहां पर जो चंद्रमा होगा वह तो होगा उपमान, और अर्जुन जी का, जो आपके अर्जुन जी हैं हमारे साथ, उनका मुख जो होगा, उनका जो मुख होगा वह होगा उपमेय। क्या वे मुख होगा उनका उपमेय। अब सर ये आपने कैसे किया? ये देखो, अगर मैं किसी वस्तु की तुलना करता हूं, अगर मैं किसी वस्तु की तुलना करता हूं, किसी वस्तु की तुलना मैंने की है, तो उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे आपके उपमेय। और जिससे तुलना करते हैं, मैंने तुलना किससे की है? चंद्रमा से। किससे की है? चंद्रमा से। चंद्रमा को कहते हैं क्या? उपमान। तो हमेशा प्रसिद्ध वस्तु होती है आपकी उपमान। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा प्रसिद्ध है, चंद्रमा को सभी लोग जानते हैं, चंद्रमा होता है प्रसिद्ध। तो चंद्रमा होगा आपका उपमान और अर्जुन जी का मुख होगा क्या? अर्जुन जी का मुख होगा उपमेय। अच्छा देखो, अब अगर आपने ये चीज समझ ली है, तब आपको रूपक अलंकार समझ में आ जाएगा। अब रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है। मतलब जो आपका उपमेय होता है ना, वही आपका उपमान होता है। इसकी एक पहचान है, इसकी एक पहचान है, अगर किसी भी काव्य की पंक्ति में अगर आपको ऐसा चिन्ह दिखे, ऐसा चिन्ह दिखे, देखो इसको ना मैं आपको क्लियर कर ही देता हूं, फटाफट से छापिए। देखिए एक मैंने उदाहरण लिखा, कमल समान चरण। मैंने एक उदाहरण लिखा कमल समान चरण, और दूसरा लिखा मैंने चरण समान कमल। मैंने दूसरा लिखा चरण कमल। अच्छा तीसरा क्या है? चरण कमल। देखो भाई, आपको यहां पर बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएंगी। पहले वाक्य को पढ़ो, कमल समान चरण, मतलब जो आपके चरण है ना, वे हैं कमल के समान। क्या है भाई? जो आपके चरण है वे हैं कमल के समान। अच्छा यहां पर मैंने चरण की तुलना की है कमल से, यहां पर मैंने चरण की तुलना की है कमल से। कमल समान चरण। अच्छा जी, तो यहां पर कमल क्या होगा? यहां पर कमल है आपका उपमान, क्योंकि ये है प्रसिद्ध वस्तु, और चरण होगा आपका उपमेय। क्या होगा? उपमेय।
उपमेय होगा। अच्छा जी, देखो यहां पर मैंने तुलना की है, क्या की है, तुलना की है, तो यहां पर होगा आपका कौन सा, यहां होगा आपका उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा अलंकार हमको कहता है तुलना करो भाई, क्या करो, तुलना करो। मैंने तुलना की है किससे, मैंने कमल से तुलना की है आपके चरण की, कि आपके जो चरण है वह कमल के समान है। लेकिन अभी अभी शांत नहीं बैठना है भाई, हमको अभी शांत नहीं बैठना है। देखो दूसरे वाक्य को पढ़ो, चरण समान कमल, क्या है, चरण समान कमल। अब देखो यहां पर मैंने चरण की तुलना की है किससे, कमल से। मतलब यहां पर पहले वाक्य को पढ़ने से और दूसरे वाक्य को पढ़ने से हमको क्या ज्ञात होता है कि ये इसका उल्टा रूप है, ये इसका क्या है, ये है इसका उल्टा रूप। पहले में मैंने कहा जो आपके चरण है वह कमल के समान है, दूसरे में मैंने कहा जो आपका कमल है वह है चरण के समान। अब देखो जो आपकी प्रसिद्ध वस्तु होती है वह तो होती है हमेशा उपमान, क्या होती है, उपमान। लेकिन जो आपकी प्रसिद्ध वस्तु नहीं है चरण, ये होगी उपमेय, क्या होगी, उपमेय। अच्छा देखो यहां पर फर्क समझने की कोशिश करो, कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है और उनके आंसर नहीं आ पाते। कैसे, मैंने कहा है चरण समान कमल, मतलब जो आपका कमल है ना, जो आपका कमल है वह चरण के समान है। यहां पर कमल क्या है, प्रसिद्ध वस्तु है, और प्रसिद्ध वस्तु की तुलना में करता हूं किसी तुच्छ वस्तु से, तो ये इसका तुरंत उल्टा रूप होता है। और इसी को हम जानते हैं किसके नाम से, प्रतीप अलंकार के नाम से। किसके नाम से भाई, प्रतीप अलंकार के नाम से। एक बार सवाल था आपका कि प्रतीप अलंकार का संबंध किससे है, तो इसका संबंध होता है आपके उपमा अलंकार से। किससे होता है, उपमा अलंकार से, क्योंकि ये इसका उल्टा रूप है। अब तीसरे वाक्य को पढ़ो, मैंने कहा चरण कमल, मैंने कोई तुलना ही नहीं की, मैंने कहा जो आपके चरण है वही कमल है, जो आपके चरण है वही कमल है, कोई समान नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने तुलना करी ही नहीं, मैंने मान लिया कि जो चरण है वही आपके कमल है। तो ऐसी स्थिति में होता है आपका रूपक अलंकार। क्या होता है, रूपक अलंकार। इसकी पहचान क्या होती है, कहीं पर भी आपको अगर ऐसा चिन्ह दिखे, इसको कहते हैं योजक चिन्ह, इसको कहते हैं आपके योजक चिन्ह। जहां पर भी आपको ऐसा चिन्ह दिखे उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा आपके रूपक अलंकार। जैसे देखो भाई, जैसे हम इस क्वेश्चन पर थे, रूपक अलंकार में क्या है, रूपक अलंकार की अगर परिभाषा की बात करूं तो उपमेय और जो आपका उपमान होता है उसमें भेद रहित आरोप होता है, ये आप याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूं किसकी, श्लेष अलंकार की। अब श्लेष अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार मिलता कहां है, देखो किसी भी काव्य की पंक्ति में अगर एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले वहां होता है श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार को तो हम पढ़ ही चुके हैं, जहां पर तुलना की बात हो वहां होता है आपका उपमा अलंकार। अच्छा इसकी पहचान कैसे करें भाई, किसी भी काव्य की पंक्ति को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है। देखो और छापो, किसी भी काव्य की पंक्ति में अगर आपको सा, सम, समान, तुल्य, अगर ऐसे शब्द मिले ना तो वहां होता है हमेशा उपमा अलंकार। कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा वहां पर हमेशा। जी हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए आगे चलें, देखिए भाई आगे चलते हैं। संधि का विलोम शब्द सभी को बताना होगा। संधि का विलोम शब्द क्या होता है, फटाफट से बताएंगे। संधि का विलोम, देखो संधि कहते हैं आपके व्यंजनों के योग को। किसको, व्यंजनों के योग को। इसका होगा विग्रह, क्या होगा, विग्रह होगा, बिल्कुल सही है। आगे चलो, अर्थ की दृष्टि से कौन सा आपका अज से संबंधित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन पर क्योंकि पूछे जाने की संभावना ऐसे क्वेश्चनों की होती है। अज का अर्थ इनमें से क्या नहीं होगा, क्या दशरथ के पिता का नाम है, बकरा है, कमल है, ब्रह्मा है। देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अज आपके किसको कहते हैं, दशरथ के पिताजी को भी कहते हैं क्या, अज, बकरे को भी अज कहते हैं और ब्रह्मा जी को भी अज के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन जो आपका कमल होता है ना उसको अज हम नहीं कहते हैं। कमल के अगर मैं अन्य नामों की बात करूं या फिर इसके पर्यायवाची की बात करूं तो देखो भाई इसके होते हैं, इसको मैं नलिन के नाम से जानता हूं, इसको मैं नीरज के नाम से जानता हूं, इसको मैं सरोज के नाम से जानता हूं, और क्या है भाई, इसको मैं सतदल के नाम से जानता हूं, सतदल के नाम से जानता हूं, इसको मैं पुंडरीक के नाम से जानता हूं, पुंडरीक के नाम से जानता हूं, इसको मैं अरविंद के नाम से जानता हूं, अरविंद। तो सभी के सभी होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको आने चाहिए परीक्षा में, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। कमल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। एक और शब्द है आपका क्या, इंद्र की पत्नी के लिए एक शब्द क्या होगा, और यही क्वेश्चन बना था आपकी एक बार परीक्षा में। क्या है, इंद्र की पत्नी के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होता है क्या, उसके लिए एक शब्द होता है आपका पुलमोजा। क्या होता है भाई, पुलमोजा कहते हैं इंद्र की
पत्नी को। आगे चलो, आगे चलो भाई। देखो गंगा संज्ञा का कौन सा शब्द है? देखो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि सर ये संज्ञा क्या है, हमको तो इसी के बारे में नहीं पता कि ये संज्ञा क्या होती है। मुझको ये बताओ कि संज्ञा क्या है। मेरा एक ही जवाब है आपसे, क्या? संसार में अगर कोई भी वस्तु है आपकी, अगर उसका नाम है, वह आपकी संज्ञा है, वह आपकी संज्ञा है। मतलब कोई भी नाम आपका, संसार की कोई भी वस्तु, अगर उसका कोई ना कोई नाम है, मैंने कहा पेन, तो पेन का कोई ना कोई नाम है ना, मैंने कहा ना पेन, तो मैंने पेन बोला, तो ये नाम है। तो कोई भी नाम आपका होता है संज्ञा। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जिसका भी नाम है, वह संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन यहां से बनता है, एक क्वेश्चन बनता है आपका, क्या कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो छापेंगे, अर्थ के आधार पर संज्ञा होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। हमसे कहा है गंगा, गंगा आपकी किस प्रकार की संज्ञा है? क्या ये भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है? तो क्या बात है भाई, सभी कई सारे बच्चों का आंसर आ रहा है और हमारे यहाँ पर अर्जुन जी भी आंसर कर रहे हैं। उन्होंने इशारों में हमको आंसर कहा है कि सर इसका तो आंसर मुझे भी पता है, इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों होगा? तो देखो इसका कारण है, अगर मैं गंगा की बात करूं तो क्या गंगा नाम की नदी कोई दूसरी है? तो आपका आंसर होगा जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे शब्द जिनसे केवल एक ही वस्तु का बोध होता हो, वे आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे मैंने कहा राम, क्या है? राम, राम, सीता, मैंने कहा सीता, तो ये क्या है? ये अपने आप में अलग है। मैं किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक वस्तु की बात कर रहा हूं। तो सिर्फ हम एक वस्तु की बात करें ना, वे हमेशा आएंगी आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। लेकिन मैंने कहा आपके मेज, मैंने क्या कहा? मेज, मैंने कहा मेज। अब मेज क्या है भाई? अब देखो मेज ये है आपकी, मेज एक टेबल के टाइप में होती है। तो यहां पर मेज क्या होगी? मैंने किसी एक मेज के बारे में बात नहीं की है, मैंने सभी मेजों के बारे में बात की है कि सभी मेज। अब यहां से मुझको ज्ञात नहीं है कि मैंने किस मेज के बारे में बात की है, लेकिन गंगा से हमको याद है कि गंगा नाम की कोई दूसरी नदी नहीं है, गंगा एक ही होती है। लेकिन मेज तो होती है आपकी अनेक। मेज क्या होती है? अनेक। तो मेज आएगा आपके किसके अंतर्गत? जातिवाचक के अंतर्गत आएगा मेज, क्योंकि यहां से पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है। मैं किसी अकेली मेज की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर मेज जो होगा जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। भाववाचक की बात करूं मैं, तो जहां से भी हमको दशा अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, वे आते हैं आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे मैं कहूं कि हमारे अर्जुन जी बूढ़े हो गए हैं, मैं क्या कहूं कि हमारे अर्जुन जी बूढ़े हो गए हैं, तो यहां से जो बूढ़ा शब्द है, जो बुढ़ापा जो शब्द है, वह आएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। समूहवाचक संज्ञा की बात करूं तो समूहवाचक संज्ञा कहां होती है? जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूं कक्षा, क्या है भाई? कक्षा। तो कक्षा क्या है? कई विद्यार्थियों का एक समूह है, तो कक्षा होगी आपकी समूहवाचक के अंतर्गत। मैं कहूं चाबियों का गुच्छा, तो वहां पर गुच्छे में क्या है? कई सारी चाबियां सम्मिलित होंगी, तो वो होगी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अच्छा आगे चलते हैं। देखो भाई आगे क्या है? निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? छाप लो, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन छपेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्या है भाई? निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? फटाफट से बताओगे कमेंट बॉक्स में। 5 सेकंड का मैंने आपको टाइम दिया है, छापो भाई फटाफट से। जी हाँ भाई, तो हमारे अर्जुन जी भी इसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसका आंसर एकदम सही दिया है। क्या दिया है भाई? पृथ्वीराज रासो। हमको अर्जुन जी के लिए एक बार सभी को तालियां बजानी होंगी। अर्जुन जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, पृथ्वीराज रासो। अगर मैं बात करूं कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो कौन है भाई? चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई। लेकिन अगर मैं बात करता हूं भीसल देव रासो की, तो इसके होते हैं नरपति नाला। क्या है भाई? नरपति नाला। नरपति नाला जी होते हैं किसके? बीसल देव रासो के। अब इसको याद कैसे करें सर? या फिर अगर मैं बात करूं खुमान रासो की, तो इसके होते हैं दलपत विजय। क्या होते हैं? दलपत विजय इसके होते हैं। अब लेकिन सर ये तो हमने पढ़ लिए, इनको याद कैसे करा जाए? देखो यहां पर क्या है? बीसल देव रासो। अर्जुन जी ने मुझसे 20 रुपए मांगे,
अर्जुन जी ने मुझसे मांगे 20 रुपए और मैंने उनको ना कर दिया। मैंने उनको ना कर दिया कि नहीं भाई मैं आपको 20 रुपए नहीं दूंगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मुझसे 20 रुपए मांगे और मैंने अर्जुन जी को कर दिया बिल्कुल मना कि नहीं भाई मैं आपको नहीं दूंगा। तो यहां से आप ऐसे याद कर सकते हो, बीसल देव रासो नरपति नाला। अच्छा जी, और देखो खुमान रासो। अब देखो खुमान किसको होगा, खुमान किसको कहते हैं, घमंड को। खुमान और घमंड किसको होंगे, जिसने दल पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिसने दल पर विजय प्राप्त कर ली है उसी को तो खुमान होगा। तो कुछ इस तरीके से ट्रिक बनाकर आप इनको याद कर सकते हैं। और क्या है, परमाल रासो। देखो अगर मैं बात करूं माल की, किसकी भाई, माल की। अगर मैं माल की बात करता हूं, धन दौलत की बात करता हूं, तो धन दौलत जिसके पास है वह उसकी रक्षा करेगा। किस प्रकार से, जग कर भाई, जग कर उसकी रक्षा करेगा। तो इसके रचयिता कौन है, जगनिक है। कौन है भाई, जगनिक। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जिसके पास माल है वह उसकी रक्षा करेगा जाग कर। कैसे करता है भाई, जाग कर। आपको ऐसे इसको याद करना है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। जी हाँ भाई, कई सारे बच्चों का बिल्कुल भी सही आ रहा है और जी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब आपको चुनना होगा कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग किसको कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पुरुष जाति का बोध होता हो वही शब्द कहलाते हैं आपके पुल्लिंग। अब जैसे अगर मैं बात करूं लिंग की, किसकी बात करी भाई, मैंने लिंग की बात करी। तो हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ क्या होता है, सभी लोग कहेंगे चिन्ह होता है। क्या होता है भाई, चिन्ह होता है। अब ये लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग होते हैं आपके दो प्रकार के। पहला होता है पुल्लिंग, क्या होता है, पुल्लिंग। दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। क्या होता है, दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। अच्छा सर ये चीज हमको पता चल गई, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके किसकी, मैंने आपसे बात करी है भाई संस्कृत की। मैंने आपसे बात करी संस्कृत की, मैंने आपसे बात करी संस्कृत की कि संस्कृत में लिंगों के प्रकार कितने दिए गए हैं। तो संस्कृत में है लिंगों के प्रकार कितने, 3 प्रकार दिए गए हैं। इसका जो तीसरा जो वर्ग है ना उसको कहते हैं हम क्लीव वर्ग। क्या कहते हैं, क्लीव वर्ग। क्लीव वर्ग कहते हैं भाई इसको। और इसी को जानते हैं हम नपुंसक लिंग के नाम से। किसके नाम से, नपुंसक लिंग के नाम से जानते हैं क्लीव वर्ग को। लेकिन हिंदी में कोई नपुंसक लिंग नहीं होता है। हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग जिनसे किसी पुरुष जाति का बोध हो, और होता है नपुंसक लिंग जिनसे किसी स्त्री जाति का बोध होता है, वे होते हैं नपुंसक लिंग। अच्छा ये चीज समझ में आई। अब हमसे कहा गया कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, तो मेहनत आपका पुल्लिंग होगा, आहार होगा, संगत होगा या फिर चाहत होगा। आपको इसका चयन करना होगा। फटाफट से 5 सेकंड का समय दिया है मैंने। अच्छा जी फटाफट से बताएंगे 5 सेकंड के अंतर्गत। तो जी हाँ भाई, हमारे अर्जुन जी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने इसका आंसर देखते हैं क्या दिया है कि कौन सा आपका पुल्लिंग होगा। तो हाँ अर्जुन जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका आंसर गलत नहीं होगा, इसका मुझे यकीन है। देखो मेहनत है। अच्छा देखो अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि सर क्या इसकी कोई ट्रिक भी है, तो जी हाँ बिल्कुल ट्रिक है। अगर किसी भी शब्द में अगर आपको दिक्कत हो रही है उसको पहचानने में, तो आपको उस शब्द को किसी ना किसी वाक्य में प्रयोग करके देखना होगा, उसको बोलकर देखना होगा कि क्या वह पुरुष जाति के बारे में बताता है या फिर वह महिला जाति के बारे में बताता है। देखो मेहनत हमेशा की जाती है। क्या है, मेहनत हमेशा की जाती है, जाता है नहीं। मेहनत हमेशा किया नहीं जाता है, की जाती है। तो ये तो होगा आपका स्त्रीलिंग। क्या होगा भाई, ये तो होगा आपका स्त्रीलिंग। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं आहार की और बात करूं रंगत और चाहत की, देखो चाहत हमेशा की जाती है, रंगत हमेशा रंग लाती है। तो यहां से क्या है, यहां से ये दोनों हो जाएंगे स्त्रीलिंग। और आहार होगा, आहार किया जाता है। आहार बोलते हैं खाने को। जैसे शेर ने बकरे को अपना आहार बनाया। क्या है, आहार बनाया। तो यहां से क्या होगा, यहां से आहार होगा। यहां से देखो मैंने ये साफ किया है, यहां से जो आहार होगा ना ये होगा आपका पुल्लिंग। क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कुछ ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आने हैं, ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आपको उनका आंसर करना है। अच्छा मेरा एक और शब्द है आपसे, एक और शब्द है। देखो अगर मैं धातुओं के नाम की बात करता हूं, धातुओं के नाम की बात करता हूं कि धातुओं के नाम किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे बात करूं मैं सोना की और पीतल की, तांबा की, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं,
तब आपका आंसर होना चाहिए सर ये सभी आएंगे आपके पुल्लिंग के अंतर्गत, ये सभी आएंगे आपके पुल्लिंग के अंतर्गत, क्योंकि यहां से हमको पुरुष जाति का बोध होता है। लेकिन अभी थमना नहीं है, अभी हमको थमना नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे चांदी की, अगर किसकी बात करूं चांदी की, कि चांदी किसके अंतर्गत आती है, तो देखो चांदी क्या है, चांदी, चांदी धातुओं के अंतर्गत होती है अपवाद, तो ये आएगी स्त्रीलिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी भाई, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। और ये क्वेश्चन एक बार वीडियो की परीक्षा में बना था और कई सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं पता था। अच्छा मेरा एक और सवाल है आपसे, दही, मैंने लिखा दही। अच्छा सभी लोग मुझको बताएंगे दही खाया जाता है या फिर दही खाई जाती है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि दही आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा या फिर आएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत। दही खाया जाता है या फिर दही खाई जाती है। तो यहां से अर्जुन जी इसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई अर्जुन जी बताएंगे कि दही आपका खाया जाता है या फिर खाई जाती है। तो चलिए भाई जानते हैं अर्जुन जी से। हाँ हाँ जी अर्जुन जी बिल्कुल। अच्छा तो अर्जुन जी ने कहा है दही खाई जाती है, तो उनकी भैंस गई पानी में, उनका आंसर हो गया गलत। दही हमेशा खाया जाता है, दही हमेशा खाया जाता है, खाया जाता है, जाती है नहीं है भाई, जाती है नहीं है। तो दही होगा हमेशा क्या, पुल्लिंग होगा। देखो ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और इन्हीं प्रश्नों को आपको, देखो मैं मानता हूं जो आपकी भाषा है, जो आपकी बोली है, उसमें आपको शुरू से ये सिखाया गया होगा कि दही खाई जाती है, वह गलत है, वह गलत है। दही हमेशा खाया जाता है और दही आता है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत। वहीं अगर मैं बात करूं आपके गेहूं की, अगर मैं बात करूं गेहूं की कि गेहूं किसके अंतर्गत आएगा, तो सभी लोग कहेंगे सर बच्चों वाला क्वेश्चन है, गेहूं पकाया जाता है, जाता है, तो यहां से होगा ये पुल्लिंग। लेकिन अगर मैं बात कर दूं आपके ज्वार की, अगर मैंने बात करी ज्वार की कि ज्वार किसके अंतर्गत आएगा भाई, तब आप सभी का आंसर होगा सर ज्वार जो होती है वह आती है स्त्रीलिंग के अंतर्गत। आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। और कोई भी क्वेश्चन है ना, और मैंने तो आपको यहां तक स्वतंत्रता दी है, अगर मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं और किसी अलग टॉपिक से भी आपका कोई क्वेश्चन है, रस, छंद, समास, अलंकार, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कहीं से भी क्वेश्चन है पूछो तो सही। मैंने यहां तक आपको छूट दी है, पूछो। आपको सिर्फ पूछना है, क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन पूछना है कि सर जैसे अगर मैं बात करूं कि इसमें किस स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैंने यहां पर एक रंगत में अंकी बिंदी का प्रयोग किया है, तो ये किस स्वर के अंतर्गत आता है। देखो क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन पूछता है ना जो विद्यार्थी, वही सच्चा स्टूडेंट होता है, उसी के सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा देखो पूछना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, पूछते रहो हमेशा, क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन निकालो। और यहां तक देखो बिल्कुल फीस जीरो है, बिल्कुल फीस है जीरो। और इस जीरो फीस के अंतर्गत आपको ऐसी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं कि आप कहीं पे पैसे देकर भी इन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। देखो क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि तद्भव होते क्या हैं, तद्भव क्या होते हैं भाई, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के ही हैं, कुछ अलग नहीं है, लेकिन समय के अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन होते गए और वह अब किसी दूसरे रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे मुझे पता है आप नहीं समझ पाए, आप उदाहरण की मदद से समझेंगे। देखो अगर मैं बात करूं अग्नि की, क्या है भाई, अग्नि की, और मैंने दूसरा शब्द लिखा है, क्या दूसरा शब्द लिखा है मैंने, आग। अगर मैं बात करूं अग्नि की, अग्नि क्या है, अग्नि आपका संस्कृत का शब्द है। अग्नि क्या है, अग्नि है आपके संस्कृत का शब्द, और आग है आपका किसका शब्द, आग है आपका हिंदी का शब्द। देखो ये आग जो शब्द है ना, वह बना तो अग्नि से ही है, लेकिन समय के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन होते गए, तो आज हम इसका प्रयोग करते हैं आग का। अग्नि होगा आपका तत्सम, क्या होगा, तत्सम होगा। और अच्छा माफी चाहूंगा, देखो भाई अग्नि होगा तत्सम, आग होगा आपका तद्भव, क्या होगा, तद्भव होगा, तद्भव होगा आग। अच्छा जी ये चीज हमको पता चल गई। अच्छा देखो अब यहां से हमको कहा है कौन सा तद्भव नहीं है, मतलब हमसे तत्सम के बारे में पूछा है। तो देखो दूध होगा आपका तद्भव, दूध होता है, दही भी आपका तद्भव है, लेकिन जो आपका दमन है ना, ये होगा तत्सम, ये है आपका तत्सम भाई, ये है आपका तत्सम।
तो आशा करता हूं आप समझ पाएंगे। अच्छा, अगर दमन का मैं आपसे तद्भव पूछता हूं कि दमन का तद्भव क्या होगा। दमन मतलब किसी को दबाना, किसी का दमन करना, किसी को दबाना होता है इसका अर्थ। तो यहां से जो इसका होगा, यहां से होगा इसका दबाना। अच्छा, आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार क्लास को करेंगे लाइक और फिर करेंगे इसको शेयर। अच्छा, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। फिर मिलते हैं हम आपसे कब? फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, उसका आंसर। और देखो, सभी को मेरे और रजल गुरु टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बच्चे दीपावली अपने माता पिता के साथ मनाएंगे, अपने अभिभावक जो अपने बड़े बूढ़े हैं उनके साथ मनाएंगे, अपने भाई बंधुओं के साथ मनाएंगे। और पटाखे कोई भी नहीं फोड़ेगा। क्यों? उसके नुकसान है साहब। उसके नुकसान क्या है? उसको देखो, उससे आपका जो आपका वायुमंडल है वह प्रदूषित होता है। कई सारे बच्चों के हाथ उससे जल जाते हैं, कई सारे बच्चों के तो हाथ एकदम उखड़ ही जाते हैं। तो पटाखे किसी को भी नहीं फोड़ने हैं और बिल्कुल अपने परिवारजनों के साथ शांति से दीपावली की जो पर्व है उसके जो रस्म है उनका निर्वहन हमको करना है। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।